नमस्कार। सभी बीकॉम पार्ट फर्स्ट की दोया महाविद्यालय के छात्रों का मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंश्योरेंस क्लेम संबंधी जो चैप्टर आपके है उसका हम अंतिम पड़ाव पर हैं। इस चैप्टर के अंदर अपन पीछे 5 इसके वीडियोस हम कर चुके हैं, इसके लिए जो है पार्ट कर चुके हैं, जिनमें आपको मुख्य रूप से जो स्टॉक की हानि के लिए दावे की राशि कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको बताया जा चुका है। उसके बाद में जब स्टॉक की आग लगने के बाद में कुछ समय तक बाधा रहती है और उसके परिणाम स्वरूप जो बिक्री कम होने से जो लाभ की हानि होती है उसकी पूर्ति के लिए जो परिणामी हानि का बीमा करवाया जाता है उसके बारे में अपने देखा था। उससे संबंधित कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी अपने सॉल्व की थी। आज हम इस चैप्टर के तीसरे भाग यानी व्यापक बीमा कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे। वास्तव में कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस व्यापक बीमा किसे कहते हैं, थोड़ा सा इस बारे में अपन जाने तो ये है कि भाई किसी भी दुर्घटना के कारण से, जैसे आग लगने से, बाढ़ से, भूकंप से, इन सभी असामयिक जो कारण होते हैं, इनके कारणों से यदि कोई संपत्ति जिसमें स्टॉक और स्थायी संपत्ति दोनों शामिल होते हैं, संपत्ति का मतलब स्टॉक और स्थायी संपत्तियां, यदि इन संपत्तियों की कोई हानि होती है तो इनकी पूर्ति के लिए और साथ ही जब व्यवसाय में कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है इस आग लगने के कारण से, चूंकि संपत्तियां भी नष्ट होंगी, स्टॉक भी नष्ट होगा, स्थायी संपत्तियां भी नष्ट होंगी, तो कुछ समय तक बाधा उत्पन्न हो जाएगी और बिजनेस समाधान उससे नहीं चल पाएगा, तो उसकी पूर्ति के लिए परिणामी हानि का बीमा लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक कंपोजिट इंश्योरेंस हो गया, एक सामूहिक बीमा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि भी ऐसी किसी भी दुर्घटना के कारण से जब स्टॉक, स्थायी संपत्ति तथा परिणामी हानि का बीमा सामूहिक रूप से लिया जाता है या संयुक्त रूप से लिया जाता है तो इसे हम सामूहिक बीमा, व्यापक बीमा या कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस का नाम से जानते हैं। अब जब ऐसी स्थिति होती है तो हम जो है वो परिणाम इसकी हानि के लिए दावे की राशि कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अपने को यहां पर समझना जरूरी है। तो इसके कुछ स्टेप्स अपन देखते हैं। पहला स्टेप इसका ये होता है कि हम लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। फिर स्टेप नंबर 1 में लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम अच्छी तरह से अपने पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि लॉस ऑफ प्रॉफिट का पता लगाने के लिए जो शॉर्ट सेल्स होती है उसको हम जीपी रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। शॉर्ट सेल्स ऐसी पोजीशन में आपको उपलब्ध करवाई जाती है या नहीं भी करवाई जाती है तो आपको बता दिया जाता है कि पिछले साल उसने कितना बेचा इस अवधि में, बाधा काल में, और इस साल में कितना बेचा, तो जो अंतर है वो शॉर्ट सेल्स हो जाता है। तो शॉर्ट सेल्स को जीपी रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो लॉस ऑफ प्रॉफिट आता है। ये हमारा पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 2 जो है वो हमारा लॉसेस टू असेट्स है। स्टेप नंबर 2 जो है वो लॉसेस टू असेट्स है। इसके अंदर अपन कौन सा लॉस देखते हैं, जो संपत्तियों को नुकसान हुआ, और इस लॉस के अंदर हम 2 प्रकार की संपत्तियों का अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। एक तो स्टॉक की हानि कितनी हुई उसका हम पता लगाते हैं, और स्टॉक की हानि कितनी हुई इसके लिए हमारा वो तरीका वही रहता है कि हम जो है वो जीपी रेट का हम पता लगाते हैं। इसके अलावा हम डेट ऑफ हायर को, अंतिम स्टॉक कितना था इसका पता लगाते हैं, फिर कितना स्टॉक बचा लिया गया उसको माइनस करते करके बाकी नष्ट हुए माल का पता लगाते हैं। तो ये हमारा तरीका जो होता है वो स्टॉक की हानि के लिए कितनी जो राशि होती है वो स्टॉक की हानि का हम पता लगाते हैं। केवल स्टॉक की हानि का हम पता लगा देते हैं। तो ये कितना जो स्टॉक की नुकसान हुआ उसकी, और उसके लिए वास्तव में जो स्वीकृत होने वाला दावे की राशि है वो भी हम उसी तरीके से एवरेज क्लोज के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं।
तो ये एक तो बात इसके अंतर्गत ये हुई कि भाई ये कितना इसका जो स्टॉक है वो बनता है। अगर मान लीजिए पर्टिकुलरली जैसे, क्योंकि जो इंश्योरेबल जो अमाउंट होती है वो अपने को क्वेश्चन में दी जाती है, और वो इंश्योरेबल अमाउंट चूंकि कॉम्प्रीहेंसिव के रूप में होती है, स्टॉक के रूप में अलग से नहीं होती, इसलिए हम केवल स्टॉक की हानि के लिए जितना दावा बनता है उतना ही कैलकुलेट करते हैं। एवरेज क्लेज हम वहाँ लागू नहीं करते। तो जो स्टॉक का जो लॉस होता है वो स्टॉक का लॉस हम पता लगा लेते हैं, और इसके अलावा जितनी और स्थायी संपत्तियां होती हैं उनका जो लॉस होता है वो लॉस इसके अंदर जोड़ देते हैं, तो वो लॉसेस टू असेट्स आ जाता है। राइट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं हुई। हम उसी तरीके से लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं, उसी तरीके से लॉस ऑफ स्टॉक निकालते हैं, और संपत्तियां जितनी थी उनका पता लग जाता है कि कितनी संपत्तियों का लॉस हुआ। तो सारे लॉसेज को हम जोड़ लेते हैं, तो ये टोटल असेस्ड लॉसेज आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 के अंदर। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस लॉस ऑफ असेट्स, और लॉस ऑफ असेट्स के 2 भाग, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ये सारे लॉसेज को हम जोड़ लेते हैं तो टोटल असेस्ट लॉसेस आ जाते हैं। पॉइंट नंबर स्टेप नंबर 4 क्या होती है, हम इंश्योरेबल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। और इंश्योरेबल अमाउंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो जो इंश्योरेबल अमाउंट जो होती है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इंश्योरेबल, तो ये होती है कि भी इंश्योरेबल अमाउंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम एसेट्स को अलग लेते हैं और जो परिणामी हानि वाला है उसको हम अलग ले लेते हैं। तो जो एसेट्स जो होती हैं वो उस डेट को जितने की होती है, जैसे स्टॉक कितना था, उस डेट का जो अंतिम स्टॉक था वो, उस डेट का अंतिम स्टॉक था वो, और इसके अलावा जो दूसरी स्थायी संपत्तियां उस स्टॉक को आग लगने की तारीख को थी, तो वो सारे स्टॉक की हम जो है वो इसमें वैल्यू बताएगा। वो वैल्यू जो है वो तो हम अलग लिख लेते हैं, और उसमें जो परिणामी हानि के लिए जो हम एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी रेट कहते हैं वो उसके अंदर जोड़ देते हैं, तो वो इंश्योरेबल अमाउंट आ जाती है। यानी इंश्योरेबल अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो उनके लिए जो होता है वो परिणामी हानि के बीमा वाला, और जो स्थायी संपत्तियां और स्टॉक के लिए जो वैल्यू होती है उनकी डेट ऑफ हायर को, जितने के स्टॉक होते हैं वो चूंकि सारे नष्ट हो जाते हैं तो उन सबको हम जोड़ लेते हैं, तो वो अपने हो गए कितने लॉस, कितनी वास्तव में वो संपत्तियां वहाँ थी और कितना परिणामी हानि का था, तो ये इंश्योरेबल अमाउंट आ जाता है। यानी संपत्तियों की वैल्यू प्लस परिणामी हानि के बीमे के अंदर जो अपन करते हैं एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी रेट, इन दोनों का जोड़ जो होगा वो इंश्योरेबल अमाउंट आएगा, यानी कितने का बीमा कराया जाना चाहिए था। और लास्ट स्टेप हो जाएगा कि अमाउंट ऑफ क्लेम करेंगे तो इंश्योर्ड अमाउंट ऊपर आ जाएगा, इंश्योरेबल अमाउंट जो आपने 5 नंबर पॉइंट में निकाला, जो 4 नंबर पॉइंट में, वो नीचे आ जाएगा, और इनटू अपन करेंगे टोटल असेस्ड लॉसेज जो कि अपन ऊपर पॉइंट नंबर 3 में निकाल चुके हैं। ये टोटल असेस्ड लॉसेज थे वो पॉइंट नंबर 3 में निकाल चुके थे, इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से ये जो आ जाएगा। और मान लीजिए इसमें आग के बुझाने के खर्चे कोई हैं, कोई जो फायर कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस हैं, तो वो इसके अंदर और ऐड कर दिए जाते हैं, तो हमारा नेट क्लेम आ जाएगा। अब आपके सामने ये एक प्रॉब्लम अपन लेते हैं कि ये डेट ऑफ फायर, आग लगने की तारीख 1/8/17 है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है वो 50 लाख रुपए की है, शॉर्ट सेल्स आपको बता दी गई है कि वो 10 लाख रुपए की है, जीपी रेट 30% है, एडजस्टेड एनुअल सेल्स भी आपको बता दी गई है 25 लाख रुपए की है, कॉस्ट इनकर्ड टू कंट्रोल द फायर 16,500 रुपए की कॉस्ट इनकर हुई कंट्रोल द फायर करने के लिए। दूसरी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, एक साइड में तो आपको एसेट्स अफेक्टेड बाय फायर का नाम दे रखा है, दूसरा डेट ऑफ फायर को इनकी वैल्यू बता रखी है, और तीसरी असेस्ड वैल्यू आपको बता रखी है कि इनकी असेस्ड अमाउंट लॉस कितने का लॉस हुआ। एक तो ये है कि भी वैल्यू इतने की है और लॉस इतने का हुआ है वो आपको आगे दे रखा है, तो यहाँ पर वैल्यू काम देगी, वो तो आपकी इंश्योरेबल अमाउंट के लिए काम में देगी, लेकिन असेस्ड अमाउंट आपको काम में देगी वो लॉस निकालते टाइम काम में देगी। जब आप असेस्ड टोटल असेस्ड लॉसेज निकालेंगे उसके अंदर आपका ये काम देगी। तो ये जो है वो दोनों बातें आपको काम में देंगी। अब आप इसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालना होता है, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला, लॉस ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है,
शॉर्ट सेल्स इंटू जीपी रेट होता है। शॉर्ट सेल्स भी आपको बता रखी है, जीपी रेट भी आपको बता रखी है। तो 10 लाख इंटू 30%, 3 लाख रुपए। ये तो हुआ नुकसान किसका? प्रॉफिट का। अब आता है लॉसेज ऑफ एसेट्स का लॉस। एसेट्स के लॉस के हम दो पार्ट करते हैं, एक स्टॉक का है और एक दूसरी चीज़ों का है। तो इन दोनों चीज़ों को अपन अगर करें, जोड़ेंगे, तो हालांकि इसके अंदर जो लॉस है वो आपको स्पष्ट बता रखा है स्टॉक का, हमें लेना वही है। लेकिन चूंकि अपन कैटेगरी कई बार अपन डिवाइड करते हैं कि भाई स्टॉक की हानि के लिए दावा भी है, स्थायी संपत्तियों के लिए भी दावा है, परिणामी हानि के लिए भी दावा है, तो फिर अपन इसको एक साथ करके, इनको साथ साथ करके लिख देते हैं। तो ये एक तरह से क्या है कि लॉस ऑफ एसेट्स है, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट दोनों हैं, वो सब इसमें जोड़ के हम लिख सकते हैं एक साथ। तो ये आपको कौन से लिखने हैं? वैल्यू नहीं लिखनी इनकी, इनकी लॉसेज लिखने हैं। तो ये लॉसेज इनके कितने के हुए? 9,90,000 रुपये का लॉस हुआ। 9,90,000 रुपये का तो लॉस हुआ संपत्तियों का, और 3 लाख रुपये का लॉस हुआ, वो हुआ परिणामी हानि का, यानी प्रॉफिट का लॉस हुआ। तो प्रॉफिट का लॉस प्लस संपत्तियों का लॉस मिलाकर के टोटल असेस्ड लॉसेज आया 12,90,000 रुपये का। अब देखिए 12,90,000 रुपये का टोटल लॉस हुआ, लेकिन इस पूरे की पूर्ति बीमा कंपनी नहीं करेगी। यद्यपि कॉम्प्रिहेंसिव लॉस 12,90,000 का है, लेकिन इसके लिए इंश्योरेबल अमाउंट निकालना पड़ेगा और अनुपातिक पैसा ही पेमेंट करेगी। तो इंश्योरेबल अमाउंट निकालने का भी सीधा सा वही तरीका है कि जो इंश्योरेबल अमाउंट है वो हम दो तरीके से अपने निकालेंगे। एक तो संपत्तियों के बारे में तो जितनी वैल्यू थी उस डेट को, वो हम मान लेते हैं कि उतने वैल्यू के तो इंश्योरेंस उसको कराना ही चाहिए था, कि उस डेट को जितना स्टॉक था, जितनी उसके पास संपत्तियां थी, यानी वैल्यू जितनी थी उनकी, तो वो वैल्यू को हम जोड़ लेंगे। ठीक है। और दूसरी जो है वो अपन क्या करेंगे, परिणामी हानि के लिए वाले के लिए जो है वो उसको कराया जाना चाहिए था। एक तो संपत्तियों के लिए कितना कराना चाहिए था जिसमें स्टॉक और सब सम्मिलित हो गए, और दूसरा उसको उसके लिए कितना कराना चाहिए था, तो उसके लिए अपना एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी रेट कर देंगे। तो ये जब उसने किया तो ये स्थिति हमारी ये आ गई कि जो है वो ये वैल्यू ऑफ एसेट्स जो हैं वो तो आपकी आई, वैल्यू ऑफ एसेट्स तो हैं ये 59,50,000 रुपये की, और एडजस्टेड एनुअल सेल्स इनटू ये अमाउंट आया, ये अमाउंट आया कितने का? 7.5 लाख का। तो 59,50,000 और 7.5 लाख का जोड़ 67 लाख रुपये हुआ। ये 67 लाख रुपये हमारा टोटल एसेट लॉसेस हो गए, सॉरी इंश्योरेबल अमाउंट हो गया, कि इतना इंश्योरेंस तो बीमा कराना ही चाहिए था। तो ये कैटेगरी बिल्कुल सीधा सिंपल सी बात है कि भाई जितनी संपत्तियां उस डेट को थी उतना का तो बीमा होना चाहिए था, क्योंकि उस दिन डेट ऑफ फायर को जितना स्टॉक था, जितनी स्थायी संपत्तियां थी वो, और प्लस परिणामी हानि का कितना कराना चाहिए था, वो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू 10 इतना जीपी रेट, तो वो मिलाकर के हम देखें तो उतना उसको इंश्योरेंस कराना चाहिए था। तो वो इंश्योरेबल अमाउंट आ गई। अब अमाउंट ऑफ क्लेम में आपको इंश्योर्ड अमाउंट दे रखा है इसने 50 लाख का, इंश्योरेबल अमाउंट आया 67 लाख का। तो अब इसको हम टोटल असेस्ट लॉसेज अपना ऊपर पॉइंट नंबर 3 से कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वो 12,90,000 रुपये था। इनको जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,62,687 रुपये आएंगे। ये 9,62,687 रुपये जो हैं वो वास्तव में उसकी क्लेम के अमाउंट बनती है, लेकिन चूंकि आग बुझाने के खर्चे 16,500 रुपये के थे, तो वो भी इसमें जब हम ऐड कर देंगे तो एक बीमा कंपनी 9,79,187 979,187 रुपीज़ का कंपनसेशन दे देगी। तो ये इसके लिए अपन ये क्लेम है वो किया जाएगा बीमा कंपनी से कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के रूप में। तो अगर हम एक बात कुल मिलाकर के देखें तो थोड़ा सा इतना ही अंतर है कि वही बात सारी हैं जो नेट का इसके लिए निकालते हैं अपन, वो चीज़ें अपन परिणामी हानि वाली और वो सब बातें तो इसमें ध्यान में रखते ही रखते हैं। इसके अलावा कोई स्थायी संपत्तियां और हैं, उनको दो जगह अपने को ध्यान रखते हैं। एक तो जितनी स्थायी संपत्तियां उस दिन थी वो तो वैल्यू में आ जाएंगी, वो तो इंश्योरेबल के लिए काम में आएंगी, और जो एक्चुअल में उनका लॉस हुआ वो हमारे लॉसेज जो अपन निकालते हैं टोटल उसके अंदर वो जुड़ जाती हैं। तो इस तरीके से जो है लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑफ प्रॉफिट, इन सब को मिलाकर के जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कहलाती है उसके बारे में दावे की राशि कैलकुलेट करने के लिए हमारी ये प्रक्रिया रहती है।
प्रिय छात्रों, ये सभी बातें आपको डिस्कस की जा चुकी हैं। अब हम इस चैप्टर को यहीं एक बार फिनिश करते हैं। आपको मैं फिर ये कहता हूँ कि आप जो है वो जो भी बुक आप आधार लेते हैं उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सवाल निकालिए। पूरे जो क्वेश्चंस हैं उनकी एक जो डेफिनेट जो स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस है वो आपको इसमें मेंशन की है। आप उस स्टेप्स का पालन करें, निश्चित रूप से आपकी त्रुटियां न के बराबर होंगी। थ्योरेटिकली जो चीज़ें आपकी इसके बारे में पूछे जाते हैं, कुछ छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चंस भी बनते हैं। आगे अपन जब प्रॉब्लम्स में डिस्कस करेंगे या इसकी जब अपन टेस्ट लेंगे, कुछ आपके बीच बीच में आपके टेस्ट लेते रहेंगे, तो उसमें कुछ सैंपल के रूप में मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। उससे आपको उनका एक क्वेश्चन बैंक आप बना लें जो आपके लिए बहुत काम आएगा। जैसे परिणामी हानि का बीमा क्या है, औसत वाक्य एवरेज क्लोज क्या होता है, व्यापक बीमा किसे कहते हैं, स्टॉक की हानि का बीमा किसे कहते हैं। ये कुछ जो शब्द हैं उनको उनके बारे में सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। फिर फॉर्मूले के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई शॉर्ट सेल्स क्या होती है, ये पूछा जा सकता है कि न्यून बिक्री किसे कहते हैं, व्हाट इज शॉर्ट सेल्स, स्टैंडर्ड टर्नओवर किसे कहते हैं, एनुअल टर्नओवर किसे कहते हैं। ये जो इस तरीके के छोटे छोटे शब्द हैं जो कि आपके डेफिनेशन के रूप में आपको पूछे जा सकते हैं, फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। कुछ बड़े रूप में आपको कहे तो वो कह सकता है कि आपको थ्योरेटिकली पूछ सकता है कि हाउ डू यू कैलकुलेट द लॉस ऑफ प्रॉफिट, आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये आप बताइए। तो ये चीज़ें हैं। या परिणामी हानि की दावे के लिए जो प्रोसेस है वो आप समझाइए क्या होती है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको थ्योरेटिकली क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिए हैं। चूँकि पूरी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्लोज कर दी बता दी हैं, तो आप उन सबको ध्यान देंगे तो इसके बाद में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आपके सामने नहीं होगी। हम नेक्स्ट टर्म पर हम इस आपकी इस यूनिट का जो लास्ट जो चैप्टर है वो वॉयज काउंट का है। उस वॉयज काउंट का अपन अध्ययन अगले नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन करेंगे। जब ये वॉयज काउंट आपका फिनिश हो जाएगा उसके बाद में हम कुछ जो है आपके सीधे अपन गूगल फॉरम के ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे जिनको आपको डायरेक्ट करके आपका स्कोर का भी आपको पता लग जाएगा। और कुछ छोटे बड़े क्वेश्चन सभी टाइप की कुछ क्वेश्चंस अपन करने की कोशिश करेंगे, आपको देंगे, जिससे कि आपका जो है वो सही स्टडी हो जाए। इसलिए साथ साथ आप इनका पूरा जो है वो अध्ययन करते रहें, वीडियोज़ को सुनते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।